आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद, मौला अली मदद। आज हम जमात को इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन के बारे में बताएंगे, जिससे हाल ही में लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। ये सर्टिफिकेशन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से दिया जाता है और दुनिया भर में एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के लिए एक अहम बेंचमार्क माना जाता है। मौलाना इमाम शाह करीम अल हुसैनी आगा खान फौर ने फरमाया था, In Islam, the Holy Quran says that man is God's noblest creation, to whom He has entrusted the stewardship of all that is on earth. Each generation must leave for its successors an enhanced and sustainable social and physical environment. इस्लाम में कुरान पाक कहता है कि इंसान खुदा की सबसे अफजल मखलूक है, जिसे उसने जमीन पर मौजूद हर चीज की निगहबानी सौंपी है। हर नस्ल को अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और पायदार मुआशरती और तबाई माहौल छोड़कर जाना चाहिए। इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन को शुरू से ही सिर्फ एक बिल्डिंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में डिजाइन किया गया था जो इस्माइली जमात और वाइडर कम्युनिटी के लिए ओपननेस, लर्निंग, डायलॉग और कनेक्शन का मरकज बन सके। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इस विजन का हिस्सा शुरू ही से थी। तो इस पुरजोश तमहीद और फरमाने मुबारक के बाद अगर हम आज की इस नशिस्त को आगे बढ़ाएं तो मैं ये सोच रहा था कि ह्यूस्टन जैसी झुलसा देने वाली गर्मी और अचानक आने वाले सैलाब के बीच एक ऐसी इमारत बनाई गई है जो सिर्फ आम एयर कंडीशनर्स पर डिपेंड नहीं करती। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि उन्होंने सदियों पुरानी इस्लामी फन्ने तामीर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया है। सही, लेकिन सबसे पहला सवाल जो शायद सुनने वालों के जहन में भी आए वो ये है कि आखिर ये लीड गोल्ड क्या भला है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल तो तकरीबन हर बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के बाहर लीड का कोई ना कोई बैज या बोर्ड लगा होता है। जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। देखिए, लीड का बेसिकली मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी को परखने का एक सबसे सख्त और मोतबर फ्रेमवर्क माना जाता है। अच्छा, तो इसमें किस किस्म की चीज़ों को देखा जाता है? इसमें कई मुख्तलिफ पैमानों पर टेस्टिंग होती है, जैसे बिल्डिंग एनर्जी कितनी बचा रही है, वाटर कंजर्वेशन कैसी है, नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल और इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है। जब आप इन सब में एक मखसूस बेंचमार्क क्रॉस करते हैं तभी आपको गोल्ड या प्लैटिनम लेवल मिलता है। राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा आम जिंदगी की मिसाल से जोड़ूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लीड सर्टिफिकेशन किसी इमारत के लिए एक न्यूट्रिशन लेबल की तरह होती है? न्यूट्रिशन लेबल, हाँ, ये बहुत अच्छी तशबीह दी आपने। यानी जैसे हम मार्केट में कोई पैक्ड खाना खरीदते हैं तो पीछे देखते हैं ना कि इसमें कैलोरीज कितनी हैं, प्रोटीन कितना है और क्या ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। तो क्या ये सर्टिफिकेशन दुनिया को ये बताती है कि ये इमारत माहौल की सेहत के लिए कितनी ठीक है? एग्जैक्टली, ये लेबल बताता है कि इस बिल्डिंग के इंग्रेडिएंट्स माहौल के लिए कितने बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है जो इस्माइली सेंटर को बाकी आम बिल्डिंग से अलग करता है। वो क्या? आमतौर पे ना, जब कोई बड़ी इमारत बन रही होती है तो बिल्डर्स एक चेकलिस्ट लेकर बैठ जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ वो बैज हासिल करना होता है, तो वो बस पॉइंट्स पूरे करने के लिए आखिर में कुछ सोलर पैनल्स लगा देते हैं। हाँ, या एनर्जी सेविंग बल्ब्स लगा दिए, बस टिक मार्क करने वाली बात हो गई। सही कहा, उनकी कोर फिलॉसफी में सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर हम नोट्स को देखें तो सर्टिफिकेशन हासिल करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। ये पॉइंट मुझे वाकई थोड़ा अजीब लगा था। अगर उनका बुनियादी मकसद सर्टिफिकेशन हासिल करना था ही नहीं तो फिर उन्हें ये गोल्ड लेवल मिला कैसे? मैं आर्किटेक्ट फरशीद मुसावी का एक कॉल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए कोई टारगेट नहीं था, बल्कि ये एक कंडीशन ऑफ डिजाइन थी। हाँ, और ये कंडीशन ऑफ डिजाइन सुनने में तो लफ्ज छोटा सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर की दुनिया में इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कैसे? इसका असल मतलब क्या बनता है ग्राउंड रियलिटी में?
इसका असल मतलब ये है कि अगर आप सर्टिफिकेशन के लेबल की परवाह किए बगैर शुरू दिन से ही अपने डिज़ाइन के हर हिस्से में मोहरदोस्त एलिमेंट्स शामिल कर दें तो लेबल तो खुद ब खुद बेस्ड मिल ही जाएगा। मौसवी ने ये तस्लीम कर लिया था कि हम ह्यूस्टन के इस जालिम मौसम से लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि इसके मुताबिक चलेंगे। और ह्यूस्टन का मौसम तो वाकई जालिम है। शदीद गर्मी, इंतहाई ज्यादा ह्यूमिडिटी और फिर वक्तन फवक्तन आने वाले तूफान। बिल्कुल। अब अगर आप वहाँ शीशे का एक आम सा डब्बा बना दें तो उसे ठंडा रखने के लिए आपको बेशुमार बिजली और हेवी एसीज की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने इस कंडीशन ऑफ डिजाइन को अमली जामा पहनाने के लिए क्या आर्किटेक्चर में चेंजेस किए? ऐसा क्या किया जो उन्हें इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बचाने में मदद दे रहा है? उन्होंने मुकामी मौसम के मसले को हल करने के लिए कदीम इस्लामी आर्किटेक्चर की रवायतों का सहारा लिया। इस डिजाइन का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा इसके 3 बड़े ईवान्स हैं। ईवान्स? ये एग्जैक्टली क्या होते हैं? ईवान्स बेसिकली बड़े छत वाले खुले हिस्से होते हैं। आप इन्हें कवर्ड आउटडोर स्पेसेस कह सकते हैं। इनका डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये डायरेक्ट सनलाइट को बिल्डिंग के अंदर आने से बिल्कुल रोकते हैं। अच्छा, तो जब धूप अंदर नहीं आती तो गर्मी भी कम हो जाती होगी। एग्जैक्टली। डायरेक्ट गर्मी में 75% तक कमी आती है सिर्फ इन ईवान्स की वजह से। बिना लगे या जैसे पहले गांव के घरों में लंबी बालकनीज या दालान होते थे तो धूप को कमरों तक पहुंचने से रोकते थे। जी बिल्कुल, वही लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन चलिए, धूप तो उन्होंने रोक ली। ह्यूस्टन में सिर्फ धूप का मसला तो नहीं है ना? वहाँ की हवा में जो इतनी ज्यादा नमी और चिपचिपाहट होती है उसको भी ये आईवन्स कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं, उसके लिए उन्होंने एक और जबरदस्त मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है। इस्माइली सेंटर में एट्रिया जो के खुले सहन होते हैं और छत पर रोशनदान का एक पूरा निजाम है। इन्हें रूफ ऑक्यूले कहा जाता है। यहाँ फिजिक्स का एक बेसिक उसूल स्टैक इफेक्ट काम करता है। स्टैक इफेक्ट ये किस तरह काम करता है वहाँ? देखिए, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो बिल्डिंग का डिजाइन इस गर्म हवा को नेचुरल तरीके से ऊपर की तरफ रास्ता देता है और छत के उन रोशनदानों के जरिए बाहर निकाल देता है और साथ ही नीचे से ठंडी हवा अंदर आती है। इस सर्कुलेशन की वजह से अंदर का माहौल नेचुरली ठंडा रहता है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल वही कदीम हवाकश या विंड कैचेस वाली साइंस लग रही है ना, जो हमने पुरानी मशरकी इमारतों में देखी है, जहाँ बगैर किसी बिजली के ऊंचे मीनार हवा को अंदर खींचते थे। सही पहचाना आपने, ये मॉडर्न वर्जन है उसका। लेकिन आमतौर पर ये विंड कैचेस खुश्क इलाकों में काम करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में। क्या ह्यूस्टन जैसी इतनी ह्यूमिड जगह पर वाकई ये सिस्टम सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन पर इतना इफेक्टिव हो सकता है कि बिजली बचा सके? वाकई ये एक चैलेंज था, लेकिन इन नेचुरल सिस्टम्स को मॉडर्न HVAC यानी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स के साथ बहुत जहानत से इंटीग्रेट किया गया है। अच्छा, मतलब मिक्स सिस्टम है। हाँ, जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते हैं और नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम ज्यादा काम करता है। इससे आम एसीज पर लोड कम पड़ता है और इस वजह से इस इमारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट आम बिल्डिंग्स के मुकाबले में 30% तक कम हो जाती है। 30% एनर्जी बचत सिर्फ हवा के रास्ते ठीक करने से? ये तो कमाल है। और सिर्फ यही नहीं, बिल्डिंग के बाहर जो पत्थर का रेन स्क्रीन लगाया गया है, वहाँ भी कमाल की इफिशियंसी है। उन्होंने बड़े पत्थरों के बजाय छोटे टाइल्स इस्तेमाल किए हैं। छोटे टाइल्स का माहौलियाती फायदा हो सकता है। मुझे तो लगता है इससे काम ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। काम शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन माहौलियाती फायदा बहुत है। जब आप बड़े पत्थरों को मखसूस शेप्स में कट करते हैं तो बहुत सारा पत्थर वेस्ट हो जाता है। हाँ सही, वेस्टेज बहुत होती होगी। एग्जैक्टली। छोटे टाइल्स कट करने से वो वेस्टेज मिनिमम हो गई। इस छोटे से आर्किटेक्चरल डिसीजन की वजह से मटेरियल की यील्ड में 20 से 25% इजाफा हुआ। ये बताता है कि उन्होंने किस हद तक रिसोर्सेज को जाया होने से बचाया है। वाकई हर डिजाइन चॉइस के पीछे एक गहरी इकोलॉजी की लॉजिक छुपी है। लेकिन चलिए बिल्डिंग के अंदर से निकलकर थोड़ा बाहर के माहौल पर आते हैं। अंदर तो ठंडा कर लिया, लेकिन मैं वापस अपने पहले मसले की तरफ आऊंगा। ह्यूस्टन में फ्लड्स, वहां का अचानक आने वाला तूफान और सैलाब। तो जो इमारत कूलिंग में इतनी स्मार्ट है, वो बफलो बायू के उस 11 एकड़ के प्लॉट पर पानी का मुकाबला कैसे करेगी?
यहाँ लैंडस्केप आर्किटेक्ट थॉमस वोल्ट्स का किरदार सामने आता है। आमतौर पर जब हम किसी कल्चरल सेंटर के बगीचों की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में खूबसूरत फूल, फव्वारे और सजावटी चीजें आती हैं। हाँ बिल्कुल, बगीचे तो खूबसूरती के लिए होते हैं आमतौर पर। लेकिन थॉमस वॉल्ट्स ने इस्लामी लैंडस्केप की रिवायतों को सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं रखा, उन्होंने इन्हें एक इकोलॉजिकल मशीन के तौर पर डिजाइन किया है। इकोलॉजिकल मशीन, मुझे ये लफ्ज बहुत दिलचस्प लग रहा है। लेकिन हम बगीचों को मशीन कैसे कह सकते हैं? इस मशीन के पुर्जे क्या हैं आखिर? इस मशीन के सबसे अहम पुर्जे हैं वहां लगाए गए 800 से ज्यादा दरख्त और हजारों मुकामी पौधे। देखें, अगर आप बाहर से लाकर आम सजावटी पौधे लगा दें तो उनकी जड़ें यानी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। सही। लेकिन उन्होंने वहां वो नेटिव टेक्सास प्लांट्स लगाए हैं जो हजारों साल से वहां के मौसम के आदी हैं। इनकी रूट्स जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। जब तेज बारिश होती है या सैलाब आने लगता है तो ये गहरा रूट सिस्टम एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करता है। अच्छा, तो वो पानी जज़्ब कर लेते हैं? जी हाँ, ये जमीन के अंदर लाखों गैलन स्टॉर्म वाटर जज़्ब कर लेता है, जिससे पानी जमा होकर बिल्डिंग या आसपास के इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाता। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बगीचे सिर्फ आंखों को सुकून देने के लिए नहीं है, बल्कि एक जिंदा और मुतहरिक फ्लड डिफेंस सिस्टम है। और मेरा ख्याल है नेटिव प्लांट्स का एक और फायदा ये भी होगा कि इन्हें जिंदा रखने के लिए पानी भी कम देना पड़ता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पानी की बचत इस लैंडस्केप का बड़ा हिस्सा है। बाहर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स लगाए गए हैं और अंदर भी लो फ्लो प्लम्बिंग फिक्सचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी पानी का वेस्टेज हर तरफ से रोका गया है। हाँ, इन दोनों चीजों को मिलाकर देखें तो हर साल हजारों गैलन पानी की बचत होती है। साफ पानी एक कीमती वसीला है और इस सेंटर ने इसको बहुत संजीदगी से लिया है। ये सब वाकई हैरत अंगेज है। लेकिन एक चीज जिस पर मैं थोड़ा फंस गया हूँ या शायद इस सोच को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, हमारे मुताले में जिक्र है कि स्माइली सेंटर को एक सदी यानी मुकम्मल 100 साल के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, 100 साल के लिए। अब आप खुद बताइए, आजकल की थ्रो अवे सोसाइटी में जहाँ हर चीज डिस्पोजेबल है, जहाँ बिल्डिंग्स 20-30 साल बाद पुरानी कहकर गिरा दी जाती हैं, वहाँ किसी बिल्डिंग को 100 साल के लिए डिजाइन करना क्या ओवर इंजीनियरिंग नहीं है? ह्यूस्टन जैसे शहर में जहाँ टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं। ये एक बहुत अहम डिबेट है, लेकिन अगर हम सच्ची माहौलियाती जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी यही है कि इमारत को जल्दी गिराना ना पड़े। वो कैसे? देखिए, अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं जो 30 साल में कम्प्लीटली आउटडेटेड हो जाती है और आप उसे गिराकर कुछ और बनाते हैं, तो उस डेमोलेशन और नई कंस्ट्रक्शन में जितनी एनर्जी और रिसोर्सेज आया होते हैं वो आपके पिछले 30 साल की सारी एनर्जी सेविंग्स को जीरो कर देते हैं। अच्छा, पॉइंट तो आपका वैलिड है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कार्बन फुटप्रिंट तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, इसीलिए 100 ईयर लाइफ स्पैन ओवर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि हकीकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने मटेरियल्स में बहुत बारीक बीनी से काम किया है। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरल कंक्रीट में आम पोर्टलैंड सीमेंट की जगह फ्लाई ऐश और स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। बट ये फ्लाई ऐश और स्लैग क्या बला है? मुझे कंस्ट्रक्शन का इतना पता है कि कंक्रीट के लिए पोर्टलैंड सीमेंट लाजमी होता है। तो इन्होंने ये कौन से नए मटेरियल्स यूज किए हैं? अगर हम अपनी उस न्यूट्रिशन लेबल वाली तशबीह पर वापस जाएं, तो क्या ये उस बिल्डिंग के लिए किसी सुपरफूड की तरह है? हाँ, आप इन्हें बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी का सुपरफूड कह सकते हैं। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट बनाते वक्त ना लाइमस्टोन को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में बेतहाशा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आती है। हाँ, सीमेंट इंडस्ट्री तो वाकई पोल्यूशन के लिए बदनाम है। बिल्कुल। अब फ्लाई ऐश और स्लैग को देखें। फ्लाई ऐश असल में कोल इंडस्ट्री का बचा हुआ कचरा या बाई प्रोडक्ट है और स्लैग स्टील इंडस्ट्री का कचरा है जो आमतौर पर बस जमीन में फेंक दिया जाता होगा। जी हाँ, लैंडफिल्स में जाता है। लेकिन साइंस ने साबित किया है कि अगर आप इन बाय प्रोडक्ट्स को सीमेंट की जगह कंक्रीट में मिक्स करें तो ये कंक्रीट को आम सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत और तवील अरसे तक चलने वाला बना देते हैं। ये तो सच में कमाल की अप्रोच है।
मतलब एक तरफ आप दूसरी इंडस्ट्रीज का कचरा रिसाइकल कर रहे हैं जो अदरवाइज किसी जगह को खराब कर रहा होता, और दूसरी तरफ आप पोर्टलैंड सीमेंट को रिप्लेस करके कार्बन एमिशंस को कम कर रहे हैं। प्रिसाइसली। और उस सारे कचरे को एक ऐसी बिल्डिंग में बंद कर रहे हैं जो 100 साल तक खड़ी रहेगी, यानी वो कार्बन अगले 100 साल के लिए वहां लॉक हो गया। बिल्कुल सही समझे आप। और इसकी एक और खास बात बताऊं, वक्त के साथ साथ ये फ्लाई ऐश और स्लैग वाला कंक्रीट हवा और मॉइस्चर की वजह से मजीद सख्त और मजबूत होता चला जाता है। अरे वाह, मतलब वक्त के साथ कमजोर होने के बजाय और मजबूत होगा। हाँ, इसके केमिकल रिएक्शन डेकेड्स तक चलता रहता है। यही वजह है कि इस इमारत को पूरी एक सदी के असरात झेलने के काबिल बनाया गया है। अब मुझे ये समझ आना शुरू हुआ है कि बनाने वालों ने इस प्रोजेक्ट को कितनी गहरी फिलॉसफी के साथ देखा है। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने आज के फायदे या किसी वक्ती अवार्ड के लिए ये नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी नस्ल के लिए जगह तैयार की है जिसे शायद वो कभी अपनी आंखों से देख भी ना पाए। ये कदम उस शुरुआती बात से सीधा जुड़ा हुआ है कि इंसान जमीन का निगहबान है। जी हाँ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहाँ उन्होंने इस किस्म के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे कायरो में अल अजहर पार्क की मिसाल हमारे सोर्सेज में भी मौजूद है। हाँ, अल अजहर पार्क की कहानी इस कॉन्सेप्ट की बेहतरीन मिसाल है। कायरो में उस जगह पर पिछले 500 साल से एक कचरे का ढेर था। पहाड़ की तरह मलबा जमा हो चुका था वहाँ। 500 साल का कचरा, वहां तो शायद लोग जाना भी पसंद ना करते हों। बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन AKDN ने उस जगह का बीड़ा उठाया और उस 15 हेक्टेयर के कचरे के ढेर को एक अजीम अवामी सब्जार में तब्दील कर दिया। उस पार्क के बनने से न सिर्फ वहाँ का माहौल और हवा साफ हुई, बल्कि पूरा इलाका जो परेशान हाल था, वहाँ की इकोनॉमी भी बेहतर हुई। ये तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एग्जैक्टली। वो पार्क आज उस कंजेस्टेड शहर के फेफड़ों यानी लंग्स की तरह काम करता है। और इससे ये पॉइंट भी साबित होता है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सिर्फ दरख्त लगाने का नाम नहीं है, ये असल में माशरती तरक्की और सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। जब आप ज़मीन की फिक्र करते हैं तो आसपास के लोगों की ज़िंदगी खुद ही बेहतर होने लगती है। और ये बात सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं है। सही कह रहे हैं आप। हमारी सोसाइटी लोकल सतह पर भी बहुत एक्टिव है। मुख्तलिफ जमात खानों में आजकल सोलर एनर्जी के निज़ाम लगाए जा रहे हैं और आम लोगों में भी पायदार ज़िंदगी की आगाही आम हो रही है। यानी ये ह्यूस्टन का लीड गोल्ड सर्टिफिकेट कोई आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबे सफ़र का छोटा सा हिस्सा है। सही कहा आपने। ये सर्टिफिकेशन एक मुसलसल निगरानी का सबूत है। आगा खान 4 की 2004 की तकरीर में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपस में ठीक रहने तक महदूद नहीं है। उस तबई माहौल को मेंटेन रखना और आने वाली नस्लों को एक बेहतर हालत में देना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। ह्यूस्टन जैसे शहर रोज बरोज फैल रहे हैं। अगर इन सिविक स्पेसेस में हम माहौल दोस्त असूल नहीं अपनाएंगे तो फ्यूचर में इकोसिस्टम्स बचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए सुनने वालों के लिए ये बात वाज़ेह होती है कि इस्माइली सेंटर सिर्फ ईंटों, फ्लाई ऐश और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसी जगह है जो तमाम तबकों के लोगों को एक साथ जुड़ने और उस ज़मीन के बारे में सोचने की दावत देती है जिस पर हम सब रहते हैं। जी बिल्कुल। इस दिलचस्प सफ़र के आखिर में मैं सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे एक इदारा आने वाली सदी यानी पूरे 100 साल के बारे में सोचकर ज़मीन की निगहबानी कर रहा है। अगर हम इसी स्टुअर्डशिप या निगहबानी की एक छोटी सी झलक अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शामिल कर लें, चाहे वो हमारा घर बनाने का तरीका हो, हमारी ख़रीदो फरोख्त हो या हमारे रोज़ के छोटे छोटे फैसले हों, तो हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कैसा माहौल छोड़कर जाएंगे। सोचिएगा ज़रूर।